नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य कला और वास्तुकला का बिहार में जो क्या प्रभाव रहा है उसको देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले दो तीन बातें करना चाहते हैं। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड होती है जिसको फुलफ़िल कर पाना पॉसिबल नहीं है। 2 मिनट अगर आप समय देकर सोचें तो प्रत्येक साथियों के हिसाब से प्रश्न को अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे जो प्रश्न तैयार होते जाते हैं उसको हम लोग जो है कवर कर ही लेते हैं। इसके अलावा लोगों की अपनी अलग अलग शिकायतें होती हैं। कई लोगों को जो है ये हैंड राइटिंग पसंद नहीं आता, तो अलग अलग बहुत सारे जो ऐसे जो हैं शिकायतें हैं। सबसे बड़ी बात, किन्हीं को अगर उत्तर अच्छा नहीं लगता, हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया ना दें, बिल्कुल दें, ज़रूर दें। लेकिन देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये वीडियो क्यों अपलोड किया जाता है, इससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। मिलता है तो ठीक है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो अगर हो सके तो ये अगर 1% भी अगर आपके काम आता है तो उसको आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। कमी है तो उसको भी लिख के बताइए, उसको सुधार करेंगे। ये प्रॉपर कोई कोचिंग नहीं है। उम्मीद है आप सहमत होंगे बातों से। कुछ नए लोग आते हैं जिनको कि कुछ आइडिया नहीं होता है, वो इससे सीख सकते हैं। जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो इसमें सुधार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। तो खैर चलिए, शिकायतों का दौर चलते रहेगा, हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और देखिए, बहुत सारा मैसेज आता है कि ये वाला टॉपिक, वो वाला टॉपिक। आपसे रिक्वेस्ट है, करीब 100 से ज़्यादा टॉपिक अभी तक कंप्लीट हो चुका है। ये अलग बात है कि आप लोग उसको देखते नहीं हैं, पूरा देखते नहीं हैं। सिर्फ आप लोगों ने टाइप कर दिया कि 1857 का परिणाम है अपलोड। एक बार उसको आप देखिए ध्यान से। सारा करीब 100-120 टॉपिक है किया हुआ, अपलोड किया हुआ, उसको एक बार देख लीजिए आप। खैर शुरू करते हैं। कहता है कि बिहार प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा भारतीय साम्राज्य था जो 4वीं शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों में फैला हुआ था। इस अवधि में लकड़ी के उपयोग से लेकर पत्थर तक कला और वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है देखा गया है। मौर्य कला को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि वास्तुकला, मूर्तिकला, सिक्के और पेंटिंग इत्यादि। इसके अलावा एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, माफ़ी चाहते हैं कि जो लोग भी बिहार में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, लगभग हम लोग सभी एग्ज़ाम को बिहार में जो भी निकलता है डालते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस एग्ज़ाम का आपको क्वेश्चन पेपर या OMR कार्बन कॉपी नहीं मिलता है उसका आप ज़रूर से विरोध करें। जैसे अपने BPSC में मिल जाता है, हो सकता है सचिवालय में जैसे नहीं मिलता, बिहार दरोगा में नहीं मिलता है, तो उसकी मांग हमें जारी रखनी है। क्योंकि अगर आपके पास, अगर आप मान लेते हैं ये प्रश्न पत्र है जिसमें कि आपने क्या बनाया आपको अच्छे से पता रहता है, कल को अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आप उस पर कुछ आगे कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन ये लोग होशियार क्या होते हैं, शिक्षा माफिया या कुछ सरकारी लोग, ये क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर देते नहीं है, कोई सबूत नहीं देते हैं। आप किसको कहेंगे कि हम 100 में से 80 सही बना के आए हैं। वो फिर ऐसे गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि OMR की मांग लगातार करते रहें। कहता है मौर्य काल में मुख्यतः 2 प्रकार की कला और स्थापत्य का विकास हुआ। जैसे कि पहला है राज्य प्रायोजित कला और वास्तुकला। कहता है मौर्य काल के दौरान राज्य संरक्षित कला और स्थापत्य कला को उन्नत अवस्था में विकसित किया गया। इनकी प्रमुख विशेषताओं को भी हम लोग देखेंगे। जैसा है वास्तुकला, मौर्य कला के नमूने पटना, राजगृह, गया के पास बराबर गुफाओं आदि में पाए गए हैं। वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण कुम्हरार, पटना में चंद्रगुप्त महल के खंडर है। यहाँ 80 पिलर असेंबली हॉल के अवशेष भी मिले हैं। ध्यान दीजिएगा,
कहता है मेगास्थनीज का कहना है कि पाटलिपुत्र में मौर्य महल ईरान की राजधानी के वास्तुकला के समरूप था। ये पाटलिपुत्र में जो महल है, ये ऐसा कहना है मेगास्थनीज का। आगे कहता है कि अशोक के रूप में पहचाने जाने वाले कुम्हरार में पत्थर के खंभे और स्टर्प के टुकड़े 80 स्तंभ वाले हॉल के अस्तित्व को दर्शाते हैं। एक निर्माण माध्यम के रूप में पत्थर की बढ़ती स्वीकृति आंशिक रूप से विदेशी संपर्कों के कारण थी और आंशिक रूप से गंगा के मैदान से जंगलों की क्रमिक गायब होने का भी कारण था। खंभे बलुआ पत्थर के बने हुए थे, इन्हें अच्छी तरह से पॉलिश किया गया था, जो कलाकारों की क्षमता को दर्शाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसमें वो अगर लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं, साथी हैं, जिन्हें लगता है कि अगर मौर्य आया तो मौर्य में ही सारा खिचड़ी पका दिया जाए। गांधी जी आया तो उनका टोटल चीज़, मतलब आप 16-17 पेज का एक अपलोड कर दीजिए, सब उसमें मिक्स करके। नहीं, ये गलत तरीका है। अलग अलग टॉपिक, ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे कि जो पूछा जाए उसी को हमें लिखना है। बात करेंगे अखंड स्तंभ की। तो सभा भवन के अखंड स्तंभ के अतिरिक्त अन्य अनेक जो हैं ये स्तंभ स्थानों पर भी मिले हैं। अशोक द्वारा कमीशन किए गए अखंड स्तंभ में 3 भाग शामिल थे: सहारा, शाफ्ट और राजधानी। जमीन में दबे हुए प्रॉप सॉफ्ट या मुख्य स्तंभ ने राजधानी को सहारा दिया। एक या एक से अधिक जानवरों की आकृति वाले महीन पॉलिश वाले पत्थरों से युक्त राजधानी जोरदार डिज़ाइन और यथार्थवादी सुंदरता के लिए उल्लेखनीय है। सारनाथ स्तंभ की राजधानी उस स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाई गई है जहां धन्य एक ने पहली बार कानून का पहिया बदल दिया, जो श्रृंखला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे भारत के राज प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है। ये स्तंभ बिहार में 4 स्थानों पर पाए गए हैं: बसर वैशाली, लौरिया अलीराज पूर्वी चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण और रामपुरवा पश्चिमी चंपारण। बात करेंगे स्तूप की। तो कहता है अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। बुद्ध के अवशेष, अन्य बौद्ध भिक्षुओं को वहां रखा गया। ये गोलार्ध के आकार के होते हैं। सांची, सारनाथ, भरहूत इत्यादि के स्तूप काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बात करें अगर गुफाओं की, तो कहता है मौर्य काल में चट्टानों या पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाने की कला का काफ़ी विकास हुआ। ये गुफाएं कठोर ग्रेनाइट पत्थरों से बनी है, हालांकि सबसे कठिन चट्टान में खुदाई की गई है। इन गुफाओं की दीवार को कांच की तरह पॉलिश किया गया है। इन गुफाओं का आकार आयताकार था। ये पत्थर की गुफाएं गया से 24 किलोमीटर उत्तर में बराबर गुफाओं और नागार्जुन पहाड़ियों पर पाई गई है। कहता है अशोक ने आजीवक संप्रदाय को बराबर की गुफाएं दान में दी थी। अशोक के पोते दशरथ ने बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को नागार्जुन गुफाएं जो है प्रदान किया था। वहीं बात करें मूर्तिकला की, तो कहता है कि अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में नए महल में उच्च गुणवत्ता वाली मूर्तियां बनाई गई थी। बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई और पहाड़ियों पर विशाल पत्थरों और अखंड स्तंभों पर शिलालेख जो हैं ये लिखे गए। अखंड स्तंभ पर अशोक द्वारा पशुओं की सुंदरता या सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई थी। लोक कला की अगर बात करें, तो कहता है कि जहां दरबारी कला को मौर्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, वहीं लोक कला को स्थानीय राज्यपाल और धनी लोगों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये महत्वपूर्ण कला इस प्रकार है। कहता है कि बेशान नगर से यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों की खुदाई की गई है। ये मूर्तियां विशाल, सजीव और पॉलिश की हुई है।
बिशननगर में एक महिला आकृति भी पाई गई है। उसका चेहरा गोल है, शरीर स्वस्थ और होठों पर हल्की मुस्कान है। बुलंदीबाग, पाटलिपुत्र, कुम्हरार और बक्सर में टेराकोटा की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। एक हाथ में डमरू लिए बुलंदीबाग से मिली एक महिला की आकृति भी मिली है। धौली से दीदारगंज, राजगीर से सर्पहुड, रिंग स्टोन और डिस्क स्टोन से किसी प्रकार की उर्वरता पंथ का संकेत मिलता है। आगे कहता है कि पटना से जैन तीर्थंकर की नग्न तस्वीर मिली है। इसमें दिखाई देने वाली हड्डियों के साथ दुबला शरीर जैसा कोई मुद्रा है, जो ध्यान में बैठे एक ऋषि को दर्शाता है। इन मूर्तियों के अलावा मौर्यकाल के दौरान टेराकोटा कला, पॉलिश किए गए बर्तन, मिट्टी की मूर्तियाँ इत्यादि भी मिली है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न, और इसमें हम लोगों को बिहार में इसका प्रभाव पूछा गया था, इसलिए हम लोगों ने बिहार से रिलेटेड चीज़ों को ही डिस्कस किया, अन्य चीज़ों को इसमें छोड़ दिया। बाकी मौर्य कला से अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो जो हैं इसमें पहले से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आई बटन में कैसे लगता है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। कुछ नहीं, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, 2-3 प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप चेक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।